सूरत-ए-हाल ईरान और अमेरिका कशीदगी की 7 रोज़ से मुसलसल 7 रोज़ से अमेरिका की तरफ से ईरान को अटैक किया जा रहा है और ईरान की तरफ से भी अपने डिफेंस में अमेरिका के जो अड्डे हैं, अमरीकी अड्डे, उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ओमान में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, इस वक्त अटैक जारी है। कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमें पीस एग्रीमेंट जो है वो अब कहाँ खटाई में पड़ता नज़र आ चुका है। जो सालिस ममालिक हैं वो भी परेशान है कि सूरत हाल किस तरफ जाती नज़र आएगी। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ही ईरानी फ़ौज ने ये दावा किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख तब्दील भी हो सकता है। अब किसकी तरफ उनका इशारा है, इसी पर बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, क्या हाल है? चिश्ती साहब, मुश्तबा खामनाई साहब के मुशीर ने कहा 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 दिन में अमेरिका ने अपना एग्रेशन ख़त्म ना किया तो लड़ाई एक बहुत भयानक दौर में दाखिल हो जाएगी। अब ये उनके सुप्रीम लीडर का अल्टीमेटम है 3 दिन का। तो आप क्या देख रहे हैं? 3 दिन में अमेरिका बमबारी रोक देगा या आज वैसे ही हमने पानी के प्लांट्स पर अटैक्स तो देख ही लिए हैं, कुवैत में 2 पानी के प्लांट उड़े हैं, ईरान में भी, तो 3 दिन बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब और सना, आपने इनवाइट किया है। देखिए, जो पानी और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स की जंग है, ये तो मैंने पिछले 40 दिन की जब हुई थी उस वक्त भी अर्ज किया था कि ये बहुत सबसे खतरनाक होगी, खासतौर पर मिडल ईस्ट के ममालिक और इवन ईरान के लिए भी। ईरान की तो उस तरह पानी की डिपेंडेंसी समंदर के पानी पे नहीं है, लेकिन ये जो जीसीसी और अरब ममालिक हैं, मोस्टली इनकी डिपेंडेंसी है क्योंकि ये ऑलमोस्ट वाटर लॉक्ड है, इनको एक्सेस नहीं है कई मुल्कों को डायरेक्ट समंदर की उस तरह, तो ये पानी पे डिपेंडेंट ही है, समंदर के पानी पे। तो उनको डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं, उन प्लांट्स को ज़ाहिर बिजली घर चलाते हैं। तो मैंने जब स्टडी किया था तो मेरे काउंट हुआ कि तकरीबन 716 वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं अलॉन्ग ऑपोजिट टू द कोस्ट, जहां ओमान और यूएई ये कोस्टल एरिया जो है, और तमाम के तमाम ज़ाहिर है इसलिए तो नहीं बनाए गए थे कि यहाँ पर हमले होंगे कभी, ये तो अनफोर्सीन था। इन 716 में से मोस्टली यूएई को, कुवैत को, कतर को, सऊदी अरब को ये पानी जाता है। आप हैरानगी बात यह है कि इनको, क्योंकि ईरान ने, आपको याद होगा पिछले 40 दिन की जब जंग हुई थी तो अमेरिका ने हमले किए थे ईरानियन कुछ वाटर डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पर और बिजली घरों पर, और फिर इजराइल को रोक दिया था अमेरिका ने कि ऐसा ना करो, क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि अगर ये इजराइल ने जारी रखे हमले ईरान पर तो ईरान रिटेलिएट करेगा इन 716 जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है। अब उनकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, वाटर डिसैलिनेशन की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये वाटर डिपेंडेंट है तमाम अरब ममालिक उन पर। जो खौफनाक बात यह है कि यूएई के पास तकरीबन 40 दिन का स्टॉक करने का कैपेबिलिटी है, बाकी तमाम जो अरब ममालिक हैं 4 से लेकर 7 दिन तक उनके पानी की स्टोरेज की कैपेबिलिटी है। तो इमेजिन करें मिडल ईस्ट कैसा भयानक मंजर होगा जिसके अंदर पानी ना हो, होटलिंग है, टूरिज्म है, एयरलाइन इंडस्ट्री तो पहले ही बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है और बिजनेस भी स्टैंड स्टिल ऑलमोस्ट हुआ है। लेकिन आने वाले वक्तों में अगर ये पानी की जंग शुरू हुई, जिसको वाटर डिसैलिनेशन को मैं कह रहा हूँ, वो ईरान को बहुत फायदा देगी और खास तौर पर अरब ममालिक को बहुत नुकसान देगी और लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आखिरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसी वजह से अरब ममालिक जरूर चाहते हैं कि ईरान को कटेल किया जाए, लेकिन वो इस हद तक एस्केलेशन नहीं चाहते, क्योंकि आपने देखा डिस्ट्रक्शन जो मैनिफेस्ट हो रही है वो तमाम अरब ममालिक के खिलाफ ही ज्यादातर ईरान कर रहा है। पर आपको 3 दिन बाद क्या लगता है, सारे पानी के प्लांट ईरान उड़ा देगा? 3 दिन बाद ईरान क्या करेगा जब उसने अल्टीमेटम दिया है? आई थिंक वो प्रोग्रेसिवली एस्केलेट करेगा मुज़म्मिल साहब। वो प्रोग्रेसिवली एस्केलेशन का मतलब ये नहीं कि एक दिन जाएगा और 7 से 16 तबाह कर देगा, वो बेसिकली हीट देगा। वो बुनियादी तौर पे उनके लिए कॉन्सिक्वेंशियल ज्यादा महंगी कर देगा। दैट मीन ये नहीं कि जी वो प्रोग्रेसिवली लेडर ऑफ एस्केलेशन को बढ़ाएगा। बिजली घरों को हमला करेगा तो उनको मैसेज चला जाएगा क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट बंद होना शुरू हो जाएंगे। और ये जाहिर है वो समझता भी यही है कि जितनी मैं ज्यादा एक एस्केलेशन बढ़ाऊंगा उतना ही ज्यादा अमेरिका पीछे हटेगा। लेकिन ये बाज दफा बैकफायर भी कर जाती है, और एक तरफ सुपर पावर है, उस पर अलहदा सवाल में हम बात कर सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पर कितना प्रेशर है, उन पर क्या ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने हिट बैक करना है। वो बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स ईरान को करना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ हमले कर देने से मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी स्ट्रेट वन स्ट्रेटजी से अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएगा। उसमें बहुत ज्यादा प्राइस। सबकी ये राय थी कि अगर अब अमेरिका ने अटैक किया तो वो इतना ज़बरदस्त करेगा कि इट वुड बी हिट एंड रन, वो 2-3 दिन में इतना अटैक कर देगा कि उसके बाद वो ख़त्म कर देगा। अब किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि अब कोई लंबी लड़ाई, अमेरिका जो है फिर 1 महीने की लड़ाई लड़ने आ रहा है। सबका ख्याल था कि अब तो बहुत शॉर्ट स्पैन होगा अगर अब हुआ, लेकिन अब हम 7 दिन बाद भी देख रहे हैं कि अमेरिका को कोई डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले।
تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے پاس سیکنڈ ٹائم میں بھی کوئی پلاننگ نہیں تھی اور ابھی بھی ایران ایک لمبی لڑائی سسٹین کر سکتا ہے، یا اب ایران لمبی لڑائی سسٹین نہیں کر سکتا اس لیے الٹیمیٹم دے رہا ہے؟ دیکھیں مزمل صاحب، میرا ماننا یہ ہے کہ جو پرائم ٹارگیٹنگ تھی ساری ایران کی وہ آلریڈی ہٹ ہو چکی ہے. تقریباً 20,000 کے قریب ٹارگٹس، انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ملٹری کمپاؤنڈز، ان کے ہارڈ ویئر، ان کی سٹوریج فیسلٹی، ان کے راکٹ لانچر کو 20,000 ٹارگٹ کیے گئے. تو ایران کے پاس بہت کچھ کھونے کو ہے نہیں. اب اوپر سے ایڈ کر لیں وہ ایک نیو فاؤنڈ کانفیڈنس ان کا جو انہوں نے 40 دن جنگ سسٹین کی، ایک نیو فاؤنڈ جو ان کی پیٹریوٹزم ہے جو انہوں نے آیت اللہ خامنہ کے جنازے پہ دیکھا، تو وہ ان کو شاید ایک انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ وہ سسٹین کریں جنگ کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ زیادہ کارنر ہوئے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ زیادہ کارنر ہوئے ہوں. ان کے جو 43 جہاز اور میزائل تباہ ہوئے تھے، ابھی بھی ان کے پاس 6,500 جہازوں کی سپورٹ ایئر کرافٹ کی، الیکٹرانک اور ایئر ٹو ایئر ریفیولر کی نمبر ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لیڈر آف ایسکلیشن اس وقت اس کو شارٹ ٹرم میں لگے گا کہ شاید وہ فتح حاصل کر رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی ابھی بھی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے کہ اس کو نیوٹرلائز کر سکے، زیادہ ڈسٹرکشن کر سکے. ایران کے پاس کھونے کو بہت زیادہ میرا خیال ہے رہ نہیں گیا. سسٹین کرنا اور تھی بات، لیکن پرولونگ کرنا، اور امریکن اس جو ملٹری مائٹ ہے، ظاہر ہے امریکن پریزیڈنٹ پر بھی بہت بڑا پریشر ہے انٹرنلی بھی، نتن یاہو کا بھی، گلوبل آئل پرائسز اور اسٹاک ایکسچینج کا بھی، جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ شارٹ اینڈ کرسپ ہو اور پرولونگ جنگ نہ ہو. یہ آنے والے وقت بتائیں گے کہ ایران کی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہے، خاص طور پر جو انہوں نے ایران نے مڈل ایسٹ کے ممالک پر حملے شروع کر دیے ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ ٹائم تھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کا، ایک برج کرنے کا اپنا گیپ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جو اعتماد کھویا انہوں نے. لیکن اگر ایران نے کنٹینیو کیا تو مجھے لگتا ہے ایک اور نیا پریشر ایران پر ہوگا، اور ایلیمنٹ آف سمپتھی جو ہے ایران کی طرف کم ہوتا جائے گا لوگوں کا. پر دیکھیں آج کے دن تک بھی اسٹریٹ آف ہرمز پہ تو ایران کا کنٹرول ہے نا. 7 دن کی بمباری کے بعد بھی امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ تو اپنا 10% کنٹرول بھی نہیں رکھ سکا. آج بھی اگر وہ کوئی جہاز گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو ایرانی اس کو نشانہ بنا لیتے ہیں. ایران نے اپنی سائڈ سے ضرور 7 اور جہاز گزار کے دکھائے ہیں کہ ہماری والی سائڈ سے آپ گزار سکتے ہیں، دوسرے سے گزرنے. تو اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول ایران اپنے پاس اینڈ تک رکھتا ہے تو پھر وننگ ٹرافی تو اسٹریٹ آف ہرمز ہے. مزمل صاحب، اینڈ تک رکھنا بھی ایک ریلیٹو ٹرم ہے. دیکھیے ایک طرف اس کو بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے اکنامکلی. جب یہ جنگ نہیں دوبارہ اسکلیٹ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایران لے رہا تھا تقریباً 2 ملین پر شپ لے رہا تھا. اس وقت تقریباً 50 شپ روزانہ گزر رہے تھے. اگر ایسٹیمیٹ لگائیں تو یہ $100 ملین بنتا ہے ایوری ڈے ایران کی ارننگ اس وقت. اور اگر آپ اس کو سال پہ سپریڈ کریں تو یہ تقریباً $36 بلین بنتا ہے. اگر 36 بلین کا انسینٹیو ایران کو نظر آتا ہے، بہت بڑا انسینٹیو ہے. لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کی پرائس کیا ہے. ایک کوشچن میں عرض کرتا چلوں مزمل صاحب، دیکھیے بنیادی طور پر جتنا اٹریکٹیو ایران کو لگ رہا ہے اسٹیٹ آف کو ہولڈ کرنا، امریکہ سپر پاور اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی اتنا ہی اٹریکٹیو لگ رہا ہے اس کو کھلوانا. تو دیٹ مینز ایک آپ نے ایسی چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے جس پر ساری دنیا کی نظر ہے. ایک اور چاہتا ہے ایران، مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک بفر زون کے طور پہ اسٹیٹ آف ہرمز کو استعمال کرے. بفر زون کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب بھی کوئی تھریٹ رائز ہو تو ایران کے پاس وارننگ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کی مرضی. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا، مجھے لگتا ہے کہ ایران کے اندر یہ آئی ایم شیور سینٹی پرویل کرے گی کہ لانگ ٹائم شاید دنیا اپروول نہ کرے، کیونکہ اس پر علیحدہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جب یہ اگر دنیا مان لیتی ہے اسٹیٹ آف ہرمز تو پھر تو ہر کنال سویز بھی ہوگا، باسفورس پہلے ہی ہے، باب المندب بھی ہوگا. نہیں، دنیا کا ماننا ضروری نہیں، وہ تو ایران تو ڈنڈے سے منوا رہا ہے نا. ایران اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، ایران اس کے لیے تباہی برداشت کر رہا ہے. ایران تو اسٹریٹ آف ہرمز کو چھیننا چاہتا ہے دنیا سے، جنگ سے، کوئی وہ مفاہمت سے تو نہیں لینا چاہتا. نہیں تو دنیا بھی تو دیکھیں بارگین کر کے نہیں چھڑوا رہی نا. یہ تو انگیجمنٹ کر کے ہی، انسینٹیوائز کر کے ہی چھڑوانا پڑے گا. ملٹریلی کب تک وہ سسٹین کرتا ہے یہ تو میں ایک دفعہ پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایران کو جب بھی پریشر ڈالا گیا ہے، آج نہیں، رونلڈ ریگن کے زمانے سے جب ڈالا گیا تھا، پریزیڈنٹ رونلڈ نے جب پریشر ڈالا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنا حزب اللہ قائم کی تھی. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کلنٹن نے بہت پریشرائز کیا ان کو، تو اس وقت انہوں نے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کیا تھا. اس کے بعد جارج ڈبلیو بش جس نے اس کو کہا تھا یہ ایکسیس آف ایول ہے، جب انہوں نے پریشر ڈالا تو انہوں نے اپنا کروز اور بیلسٹک میزائل لانچ کر دیا، اور انہوں نے ایکسیس آف ایول بھی کہا تھا اس کو.
प्रेसिडेंट ओबामा ने सिर्फ एक डेटरेंस क्रिएट करके JCPOA साइन करवाया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक साल के अंदर नहीं 8 महीनों में दूसरी दफा हमला कर दिया, तो आया टेक ऑफ ट्रॉफी। प्रेसिडेंट ट्रंप का वही बयान पढ़ ले जब उन्होंने कहा था 4 से 6 हफ्ते में खत्म कर दूंगा जंग। पहले उन्होंने कहा था शॉर्ट होगी, फिर 4 से 6 हफ्ते हो गए, आज ऑलमोस्ट 150 दिन होने वाला है जब से वो थ्रेट लॉन्च हुई है। तो आई थिंक उनको ये देखना पड़ेगा कि ये एंगेजमेंट से ईरान से आप छुड़वा सकते हैं या इतनी बड़ी प्राइस दुनिया देने को तैयार है, और मोस्टली तो अमेरिका ने फिर प्राइस देनी है जिसने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करवाया है, या ईरान को एक न्यू फाउंड लीवरेज खुद अटैक करके मुहैया किया। एक कुछ लोग कहते हैं अमेरिका बमबारी करे और वापस चला जाए, बाकी अरब जाने और ईरान जाने। कॉन्फ्लिक्ट तो अमेरिका के अपने अंदर भी है। ये कहना बड़ा सिंपल है मुजम्मिल साहब। वजह ये है कि देखिए ईरान इस हद तक कमजोर भी ये GCC के ममालिक नहीं चाहते कि एक बिल्कुल ऑलमोस्ट इनकैपेसिटेटेड हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर इजराइल डोमिनेंस हो जाएगी इस एरिया में। अगर ये डिटरेंस रहती है तो अमेरिकन चाहे सिंबॉलिकली हो या वैसे हो, अगर ईरान स्ट्रेंथन्ड है तो ये रास्ता रोकता है एक ग्रेटर इजराइल का। लेकिन अगर किसी वजह से ईरान कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, खुदा न खासा शाह ईरान के बेटे की हुकूमत आ जाती है, तो वो किस तरह का मिडिल ईस्ट होगा, जरा वो भी विजुलाइज करें। वो अरबों को कबूल है? वो बिल्कुल कबूल नहीं है। तो इस वक्त रिएक्शन डिलेमा देख रहा हूं मैं अरबों के अंदर। एक तरफ वो चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, लेकिन वो इतना कमजोर ईरान को नहीं देखना चाहते कि फिर यहाँ पे कुछ और आ जाए और उनके नेबरहुड में इजराइल बैठ जाए और अमेरिका आकर बैठ जाए, तो वो किसको कबूल होगा? और जाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पूरे खित्ते के लिए हो जाएगा। अब हमने देखा कि उन्होंने बंदर अब्बास पे या उनकी कोस्टल साइड पे तो बहुत बम्बार्डमेंट की है, और फिर उन्होंने वो पुल वगैरह तोड़े हैं जो साउथ ईरान को मेन ईरान लैंड के साथ मिलाते हैं। आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी है कि साउथ ऑफ ईरान को मेन ईरान लैंड से काट दिया जाए और फिर वो इस कोस्टल पे अपने ग्राउंड फोर्सेज डाल दे अमेरिका? ग्राउंड फोर्सेस मुजम्मिल साहब, मैं तो शुरू दिन से कन्विंस हूं कि बहुत ही एक्सपेंसिव ऑप्शन है। ह्यूमन लॉसेस के सेंस में ज्यादा, मिलिट्री ऑप्शन की निस्बत कम। देखिए, जब आप फिजिकली ट्रूप्स उतारते हैं तो उन्होंने अपनी कोई फोटो शूट करके सोशल मीडिया पे नहीं डालनी होती। उन्होंने वहां पे अपने आप को रीग्रुप करना होता है, और उससे पहले आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सारा नेटवर्क चाहिए होती है, कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी वो होता है। जब ट्रूप्स आप ड्रॉप करते हैं, जो ड्रॉप करेगा जो कि अमेरिका है, उसको कम्युनिकेशन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए, असला चाहिए, और जैसे मैंने कहा रियल टाइम लोकेशन के कहां से डिफेंसेस उनको अटैक करेंगे वो न्यूट्रलाइज करें। उसके बाद आपने वो मैकेनिज्म टेक ओवर करना है। फॉर एग्जांपल खार्ग आइलैंड की अक्सर बात करते हैं तो दुनिया 90% ऑयल ईरान का वहां से जाता है, तो उस 90% को चोक करने के लिए आपको सस्टेन कैपेबिलिटी चाहिए कि आपने वो संभाल लेना है कंट्रोल। तो इस दौरान ईरानी सामने कोस्ट पे बैठे हैं 12-14 किलोमीटर पे, तो वो अपने ड्रोन क्या करेंगे? लॉन्च नहीं करेंगे अपने, वो अपने ही खार्ग आइलैंड को तबाह करना शुरू कर देंगे। फिर ईरान ट्रैप हो जाएगा और ईरान ट्रैप करने में कामयाब हो जाएगा अमेरिका को। तो प्राइस टैग मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। अमेरिकन बॉडी बैग्स उठाने के आदी नहीं होते। आपको याद होगा ऑपरेशन ईगल क्लॉ, याद होगा अप्रैल शायद 1981 में हुआ था जो जिमी कार्टर ने लॉन्च किया था। वो अपने उन्होंने हॉस्टेजेस रेस्क्यू करवाने थे, 52 जो इन्होंने एम्बेसी के लोग पकड़ लिए थे इनकलाब के बाद। तो वो ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हुआ था, सिर्फ 8 अमेरिकन मारे गए थे और हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था, एक C-130 टकरा गया था। उसी साल इलेक्शन हार गए थे जिमी कार्टर, सेकंड टर्म नहीं जीत सके थे, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी वजह यही थी। तो अमेरिकन जहां तक ऑयल प्राइसेस और दूसरी महंगाई है वो तो ले रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कैजुअलिटीज लेने की पोजीशन में है। और ऐसी जंग जो अब कंक्लूड हो चुका है कि अमेरिका को डायरेक्ट ईरान कोई ऐसा थ्रेट नहीं था जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, और अमेरिका के सपोर्ट के बगैर, उनके अवाम के सपोर्ट के बगैर। बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।